नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सुन चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने और वफाकी हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से एक खासा जुर्रतमंदाना एक बोल्ड डिसीजन किया है। वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया कि 9 मई के बाद पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन को स्टेप बाय स्टेप ईज डाउन किया जाएगा। सूबों के ऊपर ये इख्तियार और फैसला भी छोड़ा जाएगा कि जिस चीज़ से वो एग्री नहीं करते वो उसकी पाबंदी नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसका एक बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब से 2 या 3 दिन पहले, कहिए 3 दिन पहले, नेशनल कंट्रोल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर जो है NCOC, वहाँ से तमाम सूबों को वफाकी हुकूमत की सफारशात और रिकमेंडेशन दी गई कि हम इन खतूत के ऊपर लॉकडाउन को ईज़ आउट करना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ NCOC में चारों सूबों के और दोनों जो डिपेंडेंट टेरिटरीज़ हैं यानी आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, चीफ मिनिस्टर्स और वहाँ के चीफ सेक्रेटरीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ये वो मीटिंग थी NCOC के अंदर जहाँ मैं भी मौजूद था 92 न्यूज़ की टीम के साथ, और हमने सारा इसको वर्बैटम देखा और हमने देखा कि जो सफारशात वफाकी हुकूमत ने सूबों के सामने रखी थी उस पर हर सूबे ने अपने काउंटर आर्गूमेंट प्रेजेंट किए। कुछ सफारशात से सूबों ने एग्री किया, कुछ सफारशात से सूबों ने एग्री नहीं किया। फॉर इंस्टेंस, वफाक ने यह कहा था कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाया जाए, ट्रेन सर्विस को चलाया जाए, जहाज़ों को चलाया जाए अंडर वेरी स्ट्रिक्ट SOPs। लेकिन सूबा सिंध ने, बलूचिस्तान ने इससे डिसएग्री किया। आज़ाद कश्मीर की भी इस पर बड़ी रिजर्वेशन थी और इसी तरह ट्रेन का हवाले से जो शेख रशीद साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन थी कि रेलवेज़ बैंकरप्ट हो जाएगी अगर और 15-20 दिन में रेल्स को स्टार्ट ना किया गया ईद से पहले। उसको भी ना पंजाब ने माना, ना सिंध ने माना, ना उसे बलूचिस्तान ने माना। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वाज़े एक ओपिनियन है, एक रिजर्वेशन है, तो वो सिंध के चीफ मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब की आती है। मुराद अली शाह साहब के पास बहुत अटेंशन टू डिटेल है। जब वो बात करते हैं तो पता चलता है कि वो एक ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंने एक एक मामले पे ज़ाती तौर पर उनको दस्तरस है, वो मामलात को समझते हैं। और उनका आर्गूमेंट जो मुझे समझ आया वो ये था कि एक ऐसे वक्त में वो कहते हैं कि अगर अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, बरतानिया में कहीं पर भी ईज़ आउट हो रहा है तो एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब वहाँ पर रेट ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और वहाँ पर डेथ्स का जो रेट है वो नीचे जा रहा है। उसका ग्राफ जो है उसमें एक ब्रेक आई है। लेकिन पाकिस्तान में रेट ऑफ डेथ में भी इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता दिन 40 डेथ्स हुई हैं, आज का मुझे पता नहीं कितनी डेथ्स हुई हैं, और रेट ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। तो ऐसे मौके पर हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। CM सिंध को ये भी एतराज़ था कि पाकिस्तान का मीडिया, टेलीविजन एंकर पर्सन, जो खुद वफाक के बहुत से नुमाइंदे जो हैं, वो सिंध को और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कि उनका कोई पता नहीं क्या है, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव जो है वो ठीक तरह से मीडिया के सामने नहीं आ रहा। और यही वजह है कि मैंने ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट करके आज सईद गनी साहब को इनवाइट किया। मैं समझता हूँ बहुत ही आर्टिकुलेट स्पोक्स पर्सन हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन वो सिंध के वहाँ के चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है बिज़नेस के हवाले से भी है, क्योंकि बिज़नेस बाय एंड लार्ज ये चाहता है, कराची का हो या पंजाब का बिज़नेस हो, बिज़नेस चाहता है कि अब जो लॉकडाउन है उसे ईज़ आउट किया जाए। तो मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ काशिफ इशफाक साहब, जो कि चैन 1 के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं और फिडमेक फैसलाबाद इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन हैं। ये पाकिस्तान का पहला प्रोजेक्ट है फैसलाबाद में जिसका ताल्लुक CPEC से है, जिसका इनाग्रेशन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने 3 जनवरी को की थी। हम इनका भी पर्सपेक्टिव लेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और कॉलमिस्ट जनाब इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ रखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे अतीक मीर साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के। ताजर भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं लॉकडाउन से। और मुझे ऑफकोर्स ज्वाइन कर रहे हैं सईद गनी साहब, जो कि सिंध के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं सबसे पहले आगाज़ कर सकूँ मियाँ काशिफ इशफाक साहब, इससे पहले कि मैं सिंध की तरफ जाऊँ, आप बिज़नेस कम्युनिटी जो है पंजाब की वो कैसे देखती है लॉकडाउन की जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है, बट इसको सर्टन SOPs के साथ जो हमने लॉन्च करना है, अब ये देखना है कि हमारे लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, जितने भी रिटेलर्स हैं, सब चाहते हैं कि लॉकडाउन जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। लेकिन SOPs को इम्प्लीमेंट करा पाएंगे आप क्या? इसमें ये चैलेंज है, इसमें इनको अब हम सबको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ना कर सके तो फिर ये रेशो जैसे इस वक्त बढ़ रही है और बढ़ सकती है, तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं पंजाब की बिजनेस। जी। अच्छा इरशाद भट्टी साहब, जो क्विक कमेंट ऑन दैट कि प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया ये क्या है? बोल्ड है, बेवकूफ़ाना है, क्या फैसला है? देखिए, पहली बात तो वही जो हम अक्सर करते हैं कि अल्लाह का फजल हो है या अल्लाह का तवक्कल है हमारा अल्लाह पे, या वायरस शक्ल बदल कर यहाँ आया कि जैसे चीन हमेशा
1 नंबर चीज़ भिजवाता है, अमेरिका में 2 नंबर हमारे यहाँ, तो 2 नंबर वायरस हमारे यहाँ आया है। या हमारा इम्यून सिस्टम ढीठ है, या हम ढीठ हैं, या हमारा माहौल मुआशरा ऐसा है, या हमारा हमने इतनी बार गोलियां खा ली हैं, हर बीमारी एज प्रोफाइल टीके भी लगा लिए हैं, हमारा एज प्रोफाइल कर लें, हमारा मुआशरा देख लें, जिस तरह भी है, फैला बहुत है। हम जब 1 महीना हुआ था इसको वायरस को, तो हम 48वें नंबर पे थे, आज हम 24वें नंबर पे हैं दुनिया पूरे में। तो फैला बहुत है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, और जो फैला हमें पता नहीं चलता, हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हाँ ओवरऑल फैला जो डेथ हुई, तो डेथ हमारे यहाँ कम हुई है। ये सर 526 हुई थी, मुझे आज की डेथ्स का नहीं पता कि इस वक्त टोटल हमारी, हाँ, लेकिन अगर मुझे 585 डेथ्स हो चुकी हैं, और 500 यानी ये एक दिन में उधर हो रही हैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है डेथ नहीं हुई, और अल्लाह करे ना हो। लेकिन ना उलमा ने बिहेव किया, ना ताजरों ने बिहेव किया, ना अवाम ने बिहेव किया, किसी ने बिहेव नहीं किया। कोई SOPs नहीं है। शटर आधा खड़ा होता है नीचे, 20 बंदे शॉपिंग कर रहे होते हैं शटर नीचे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती देखी है मैंने इस्लामाबाद में, वैगनें छोटी। तो ये है लॉकडाउन खोलना बहुत बड़ा फैसला है, जुर्रतमंदाना फैसला है, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए फैसला है, और मईशत के लिए फैसला है। यानी पंजाब ने जो भेजी थी, उन्होंने कहा अगर आपने मुकम्मल लॉकडाउन 3 महीने और किया, 23 खरब का सिर्फ पंजाब को नुकसान होगा, 1.25 करोड़ बेरोजगार हो जाएंगे। दरमियाने दर्जे का लॉकडाउन किया, 11 खरब का नुकसान होगा, 90,30,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मामूली दर्जे का लॉकडाउन किया, 1 खरब 43 अरब का नुकसान होगा, 10,80,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अभी तक 20 खरब का सिर्फ पंजाब को नुकसान हो चुका है। इन्हीं एदाद शुमार के साथ अगर मैं चल सकूं जनाब सईद गनी साहब की तरफ। सईद गनी साहब, CM सिंध जो है बहुत ही आर्टिकुलेट, एक दूसरा पोल है पाकिस्तान में डिसीजन मेकिंग का, पॉलिटिकल थॉट का। क्या रिजर्वेशंस हैं इस वक्त सिंध की इस स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन खुलने में, और क्या एदाद शुमार की कैलकुलेशन है? जैसे कि इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि पंजाब ने तो एदाद शुमार दिए हैं, ज़ाहिर है आपने भी अपना हिसाब किताब किया होगा। बहुत शुक्रिया साहब। देखें, एक तो जो अब फैसले हो रहे हैं, और हमारी पहले से ख्वाहिश थी कि ये इतना संजीदा इशू है कि इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आए, चले वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी शायद बुरी बात नहीं होती, लेकिन किसी और के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, फिर डिफरेंट किस्म के नैरेटिव्स बिल्ड किए जाए, और फिर किसी को ख़राब करने की कोशिश की जाए, तो इससे हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है टुवर्ड्स कोरोना वो बहुत बुरी तरह से जो डिस्टर्ब होती है। तो इसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि एक ही फैसला हो और पूरी कौम उसके पीछे चले, उस पर चले, जो अच्छा होता है बुरा होता है उसको चलते, उस पर अमल करें। इनिशियली हमने कुछ डिसीजंस लिए, हम समझ रहे थे कि चीज़ें डिले हो रही हैं, उसकी वजह से शायद हमारी पजीराई भी हुई, लेकिन फिर वज़ीर आज़म साहब का एक मौक़िफ़ था जिसका वो बार बार इज़हार करते रहते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें आती रही। उसके बाद हमने कोशिश की कि किसी तरह से हम इस बात पर ले आएँ फेडरल गवर्नमेंट को कि जी आप डिसीजंस करें, हमें अगर वो बुरे भी लग रहे होंगे तो हम किसी हद तक उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम कोई काउंटर नैरेटिव कहीं से ना खड़ा हो। और जो पहली मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि 14 अप्रैल को जो NCC की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। हमारा मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन एक फ़ैसला हुआ, हमने उसको माना, उसके SOPs बने, और SOPs के बाद हम कोई 550 या 600 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त इजाज़त दे चुके हैं, वो चल रही हैं, वो काम कर रही हैं अपना। इसी तरह जब मसाजिद में नमाज़ों की इजाज़त की बात, इजाज़त तो पहले भी थी, लेकिन जो जमातियों की तादाद थी, नमाज की तादाद को ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई, उस वक्त भी हमारी कोशिश थी कि फेडरल गवर्नमेंट की सतह पर कोई फैसला हो ताकि पूरे मुल्क में उसको नाफिज कर सके। वो फैसला भी हुआ, हालांकि वायलेशन भी बहुत हो रही हैं, लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि हम उसको फॉलो करें। सिमिलरली अब जब मजीद कुछ बात हो रही थी, तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि आप डिसीजंस लें, आप हमें बताइए, प्रपोजल दीजिए, हमारा जो भी मौक़िफ़ होगा हम उस पर रखेंगे, फिर उस पर कंसेंसस डेवलप करें और उसके बाद आगे बढ़ें। उस मीटिंग में इत्तेफाक से आप मौजूद थे, जो NCOC की मीटिंग हुई, उसमें जो फेडरल गवर्नमेंट की तजावीज़ थी वो सारी आपके सामने आई कि उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज़ बंद हैं वो बंद रहेंगी, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के, जिसके अंदर कुछ जो उसका फ़ेज़ 2 उन्होंने बताया था, जिसमें कोई सेरामिक्स हैं, हार्डवेयर है और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, वो मार्केट्स खुल जाएगी। उस पर हमने एग्री कर लिया कि ठीक है आप ये कर लीजिए। उसके साथ साथ उन्होंने मार्केट्स को भी बंद करने की बात की, उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल और शॉपिंग प्लाजा जो हैं उसको भी उन्होंने कहा कि बंद रहना चाहिए, सिवाय उन छोटी दुकानों के, या तो स्टैंड अलोन शॉप्स जो आपकी हैं, या आपकी नेबरहुड में जो छोटी छोटी आबादियों में मार्केट्स हैं या दुकानें हैं, वो आपकी। ये जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि 6 नुकात पे इत्तफाक हो गया है, ये जो 6 नुकात पे असद उमर साहब कहते हैं, दावा करते हैं कि सूबों के साथ इत्तफाक हो गया है, गनी साहब वो 6 नुकात कौन से हैं?
वो अगर आपके पास वो प्रेजेंटेशन अभी मौजूद हो, मेरे पास इत्तेफाक से अभी नहीं है, तो उसमें एक तो ये टाइमिंग का था कि जी ये पहले वो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा रात 12 बजे तक होना चाहिए, तो उस पर फिर हमारी ख्वाहिश थी या बाकी सूबों ने भी कहा कि नहीं आप इसको शाम 5 बजे तक रखें, तो वो 5 बजे तक कर लिया। उन्होंने अर्ली कर लिया कि फजर के बाद से लेके 5 बजे तक कर लें, इस पर हमें कोई इशू नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि उनकी ये तजवीज़ थी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका जो फेज़ 2 हम ओपन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कोई 7-8 मुख्तलिफ ट्रेड्स आती हैं, उसको वो इजाज़त दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है आप ये कीजिए। तीसरा उन्होंने कहा कि जो दुकानें हैं, जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो, और उसके साथ साथ जो आपकी हाईवेज पर रेस्टोरेंट्स हैं या वर्कशॉप्स हैं, उसकी उन्होंने बात की। उस पर भी हमें कोई इशू नहीं है, चूँकि गुड्स ट्रांसपोर्ट तो अभी चल रही है, तो गाड़ियाँ आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है लेकिन गुड ट्रांसपोर्ट चलती है, तो हाईवे के ऊपर जो आपकी हैं रेस्टोरेंट्स हैं या वर्कशॉप्स हैं उसको आप इजाज़त दे दिए, हमें उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा जो ये आपकी आबादियाँ हैं, छोटी छोटी जो गली मोहल्ले में जो छोटी दुकानें मार्केट्स हैं, उसको ये खोलना चाहते हैं, उस पर हमें कुछ नहीं। तो इन चीज़ों पर हमारा इत्तेफाक हो गया था। ट्रांसपोर्ट पे हमने ऑब्जेक्शन किया था, जिसपे पंजाब ने भी किया था, लेकिन आज पंजाब का मौक़िफ़ चेंज हो गया। कल तक जो है पंजाब भी इसको अपोज कर रहा था कि ट्रेन्स भी नहीं चलनी चाहिए, आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी नहीं चलनी चाहिए, और आपकी इंटर प्रोविंशियल जो ट्रांसपोर्ट है और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं वहां मौजूद था, मुझे अंदाजा है कि पंजाब ने, मैं सही नहीं सर, मैं एक ब्रेक लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे अब तक जो समझ आई है, हो सकता है ये सही मेरी अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप बाय स्टेप जिस लॉकडाउन को खत्म करने की बात की है, उस पर अब सिंध और सिंध के चीफ मिनिस्टर का एक कंसेंसस तकरीबन है। अगर नहीं है तो मैं मजीद आपसे समझना चाहूंगा कि किन चीजों पर इतफाक नहीं हो पाया, और फिर ट्रेडर्स जो हैं सिंध के और कराची के वो सोचते हैं, उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले हम ट्रेडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले सके। अतीक मीर साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के, हमारे साथ हैं वाया DSNG वाया वीडियो लिंक कराची से। अतीक मीर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर लिंक है, जो कमज़ोर लिंक्स हैं उसमें एक ताजर और दुकानदार भी हैं, बिकॉज आपके पास ना तो पानी है हाथ धोने के लिए, ना आप इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे, ना आप दुकानदारों को ग्लव पहना सकेंगे। क्या है इस पर आपका रेस्पॉन्स? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वबा जब दुनिया में फैली, अब पाकिस्तान में इसके तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर हुआ, तो ये यानी बिफोर कोरोना पाकिस्तान की मुआशी हालत सबके सामने है, और यूँ समझे कि एक सख्त मुआशी बीमारी की हालत में थे हम कि जब लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन एक ऐसा अमल है जो अंदाज़ा हुआ कि मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा सख्त आजमाइश किसी ट्रेडर के लिए हो नहीं सकती, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इससे ज़्यादा सख्त वक्त नहीं हो सकता। एक बंदा जिसके बदन से खून रिस रहा है, लेकिन खून बनाने वाली तमाम जो अलामतें वो ख़त्म हो चुकी, खून वो बना नहीं रहा, तो सोचे उस मरीज़ का क्या हाल होगा। 2 माह में हमने ऐसे ऐसे बुत गिरते देखे कि सोच में नहीं था कि कभी ये लोग भी मालियाती तौर पर इस हाल पे होंगे। यानी मुफलिसी में आटा गीला वाला मामला हमारे साथ हुआ। ये आप किसका कह रहे हैं, इंडस्ट्री का कह रहे हैं या ताजरों का कह रहे हैं? ताजरों का कह रहे हैं या इंडस्ट्री का कह रहे हैं? देखें, मैं अपनी एक शनाख्त कराऊं कि मैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, जो स्पीडा के अंडर में आती है, या यूँ समझे कि दरमियाने दर्जे की सनतें, दरमियाने दर्जे का कारोबार, तो इसमें ज़्यादा सख्त नहीं है। ठीक है, यानी ज़्यादा ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकता इस तरह के हालात को। हमारे पीछे जो एक दर्द था, यही वो कर्ब था कि हम ये जो बार बार हुकूमत सिंध से अबाजिद थे कि हमें कुछ मौका दें कि हम शटर उठा के कारोबार करें। देखिए, आज जो ऐलान हुआ, मैं आपको बताऊं कि आज अगर ये ऐलान ना होता तो अनगिनत लोगों के बच्चे ईद के जोड़े ना पहन सकते, ईद के कपड़े ना पहन सके। इसलिए छोटे छोटे गरीब लोग हैं, ये भी ईद बनाते हैं ना, तो बेरोजगार कर दिए जाते। ठीक है, 40 से 50 लाख अफराद, मेरा एनालिसिस है। लेकिन अतीक मीर साहब, दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये होगा कि लोगों की जिंदगी जो है वो ज्यादा अहम है, अगर ईद के कपड़े नए नहीं भी पहनेंगे। मीर साहब, तो दूसरी तरफ से ये भी तो आर्गुमेंट है ना कि भाई अगर ईद के कपड़े नए नहीं भी पहनेंगे, जिंदा तो रहेंगे। ये भी तो आर्गुमेंट आपके कानों तक पहुंचता होगा ना?
तो उसमें देखें, जब नौकरियों से चले जाएंगे, मुलाजमतों से चले जाएंगे 40 से 50 लाख लोग, तो फिर वो तो कहेंगे कि अब ये कोरोना से ज़्यादा मौलिक है कि घर में मुफलिसी का, भूख का और बेरोज़गारी का राज है। ये तो उससे पूछें कि जब दोनों चीज़ें पैरेलल होती हैं, एक तरफ एक बेरोज़गारी का अंधा कुआं है, एक तरफ भूख और दूसरी तरफ कोरोना है या कोई भी मरज़ है, तो फौरी तौर पर जो चीज़ तड़पाती है वो तो बच्चों को बिलकता नहीं देख सकता ना कोई आदमी। इसलिए देखें, ये मैं मानता हूं, मेरी ये बात जज्बाती है। मैं मानता हूं कि अगर अक्ल सलीम तो यही कहती है कि आदमी जान पहले बचाए, लेकिन जो हालात मैंने देखे अपने इतराफ, तो अब ये क्या था पूरे पंजाब में, कराची में, अंदरून सिंध, ये जो आज 60% लोग ये जो मार्केटों में निकले हुए हैं, ये जो दुकानें खुली हुई हैं, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहीं लॉकडाउन नहीं है। मैं ये समझता हूं अगर इसी तरह कोरोना ने फैलना है तो समझ लीजिए कराची की बात कर रहे हैं आप? फैल चुका। मैं खुसूसन कराची की, क्योंकि कराची की जो बात मैं मुसद्दिका कर सकता हूं, और बाकी जी मैं कराची की बात कर रहा हूं कि 40, ये यूं समझे कि 60% मैं लोगों को सईद गनी साहब देखता हूं। सईद गनी साहब, ये जरा क्विकली सईद गनी साहब का इस पे रिएक्शन ले लें। सईद गनी साहब, एक चीज जो मैंने देखी डिस्कशंस में वो ये थी कि जहां सिंध ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया लॉकडाउन्स का, रिस्ट्रिक्शंस का, आपकी हुकूमत उसे कराची में ये बहुत सी जगहों पे इंप्लीमेंट करा नहीं सकी। ये एक इल्जाम है जो वफाकी हुकूमत के लोगों की तरफ से भी दोहराया जाता है और मीडिया की तरफ से भी। अभी यही चीज आप अतीक मीर साहब भी कह रहे हैं। देखिए, मैंने एक बात पहले कही थी, अगर हम ये कहें कि बाजार बंद होने चाहिए और वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन तमाम लोगों के साथ बैठ के ये कहे कि ये बिल्कुल कराची दुश्मनी कर रहे हैं और हम खड़े होकर खुद दुकानें खुलवाएंगे, हम ये सारा कुछ करेंगे और लोगों को ये जिंदा नहीं मरने देंगे, अब मुझे बताइए उस हालत में आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वॉलंटियरली हम लॉकडाउन पे अमल दरामद करा सकेंगे? हम नहीं करा सकते थे। और यही वजह थी जो हम कह रहे थे कि पूरे मुल्क में एक आवाज़ आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कुछ कहे, पीटीआई कुछ कहे, नून कुछ कहे, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। देखें, हर आदमी को वो आवाज़ अच्छी लगती है जो उसके हक में बोली जाए, चाहे वो गलती क्यों ना हो। तो वहाँ जब आपको मुख्तलिफ आवाज़ें उठें जो शायद बहुत सारे लोगों को अच्छी लगती होंगी, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और पूरे मुल्क में अगर आप देखेंगे लॉकडाउन की सूरत हाल, तो हमारे यहाँ निस्बतन बेहतर था। मैं नहीं कहता हूँ बहुत अच्छा था, निस्बतन बेहतर था। और अगर शायद पूरे मुल्क में एक ही नैरेटिव होता कि जी लॉकडाउन इस बीमारी से बचने का रास्ता है और हमें ये करना है, तो शायद और बेहतर हो जाता। लेकिन ये भी हमें पता है कि हम पुलिस के जरिए, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, रेंजर्स और फौज के जरिए पूरे सूबे को बंद नहीं कर सकते हैं। इसमें लोगों को खुद वॉलंटियरली आगे आना पड़ता है। लेकिन जब वहाँ आधे लोग जो है वो खराब करने पे तुल जाएं, अभी कल ही इनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ हमारे पीटीआई के लोगों ने कि जी ये कराची दुश्मनी हो रही है और कराची में मार्केट्स खुलने चाहिए। भाई वफाकी हुकूमत ने तो कह दिया मार्केट्स बंद होनी चाहिए, पीटीआई की हुकूमत ने कह दिया कि मार्केट्स बंद होनी चाहिए, उन्होंने कह दिया शॉपिंग मॉल बंद होने चाहिए। अब उनसे पूछा ना जो कल हमें बुरा भला कह रहे थे कि जी आप खोलने नहीं देते हैं, अब वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए क्या कहते हैं, इमरान खान के लिए क्या कहते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे इस इशू पर भी, जो कोरोना के इशू पे, मैं समझता हूँ कि हमें बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हमें लोगों की जिंदगियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। हमें अकल के साथ, समझ के साथ, दानिश के साथ अच्छे फैसले करने चाहिए, लोगों के हक में बेहतर हो। मुझे पता है, मुझे एहसास है कि कारोबार मुतासिर हुआ है, बिजनेस मुतासिर हुआ है, रोजगार मुतासिर हुआ है, और इन तमाम चीजों के मुतासिर होने से गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता। या तो ये हो रहा हो ना कि मेरी अपनी कोई फैक्ट्री चल रही है और मैंने बाकियों की बंद कर दी, तो कहीं अपना काम करने के लिए कर रहा है। भाई गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यूज कम हो गए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम हुए हैं उसका इंपैक्ट भी सूबाई हुकूमत के ऊपर आ रहा है। तो हमें नुकसान हर तरह से हो रहा है, लोगों का प्रेशर हम पे आ रहा है, लेकिन इसको लोग इस्तेमाल करते रहे। इसीलिए हमने बहालत मजबूरी ये कहा कि भाई जो करना है वज़ीर आज़म साहब खुद ऐलान करें, हम पीछे चलेंगे। हमें अपना नंबर बढ़ाने का शौक नहीं है, हमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि आवाज एक होनी चाहिए, और अब आज हुई है। जो कल कह रहे थे हमें इनके साथ बैठ के कि हम मार्केट नहीं खोलने देते, आज फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि मार्केट नहीं खुलनी चाहिए। सो बात यहां पहुंची कि अब जो स्टेप बाय स्टेप लॉकडाउन खत्म करने की बात हो रही है उसमें एटलीस्ट मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि देखें सईद गनी साहब, अच्छा मेरे साथ रहिए। जो बात हमने कल कही वो बात हम आज भी कहते हैं, वो बात हम आने वाले कल में भी कहेंगे। हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं, हम ताजिरों की बात कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम जबरदस्ती दुकानें खोलेंगे, हालांकि हम खोल सकते हैं। इस वक्त जो सब्र, जब्त, बर्दाश्त खत्म हो चुका, लेकिन हमने कभी नहीं कहा।
मैं कल आने वाले कल में भी ये कहूंगा। अगर आप अब जरा मुझे जरा आगे इसको ले जाने दीजिए। हाँ, मीर साहब, जी मीर साहब मेरे साथ रहे हैं, गनी साहब मेरे साथ रहे, मैं थोड़ा सा इसको इंडस्ट्री की तरफ लेके आना चाहूँ। मियां काशिफ साहब, आपका एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट जिसके आप चेयरमैन हैं वो है फैसलाबाद का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो पहला पाकिस्तान का जोन है जो सीपेक रिलेटेड है, जिसका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया 3 को। अब एक सीपेक अथॉरिटी भी बन गई है जिसे जनरल आसिम बाजवा जो है वो हेड करते हैं। किस तरह से वो जो माइलस्टोन्स थे और जो डेडलाइंस रखी गई थी इस सीपेक प्रोजेक्ट की रिलेटेड की, वो कैसे इफेक्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ दीज लॉकडाउन जो 2 महीने से चल रहे हैं, और अभी जब ये खुल रहा है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कह रहे हैं खोलेंगे, तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? और आपने सुना कि कैसे सिंध गवर्नमेंट की रिजर्वेशंस हैं और रिटेलर के बारे में भी खदशात। इसमें जो कंस्ट्रक्शन 2 माह बंद रही है ना, इससे सारा जो हमारे टाइमलाइन डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि हम बड़े फास्ट पेस पे चल रहे थे। हमारा टारगेट था कि जून तक हमने फ़ेज़ 1 कंप्लीट करना था। ठीक है। जो हमें नज़र आ रहा है कि हम 2 से 3 माह का गैप जो आएगा वो उसको हमें फेस करना पड़ेगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो चाइनीज़ या टर्किश या कोरियन कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी जो लोग आ रहे थे, वो कोरोना वायरस की वजह से सारे के सारे स्टॉप हो गए। चाइना का तो ख़ास मसला था, ख़ास तौर पे चाइना, क्योंकि 125 कंपनीज वहाँ से रीलोकेट हो रही थी, जो कि हमारा उनके साथ पूरी प्लानिंग थी। वो मुझे लगता है कि 6 माह मजीद हमें उसका रीलोकेट से मतलब है ये वो चाइनीज़ बिजनेसेस हैं जो इंडस्ट्रियल रीलोकेशन पॉलिसी में चीन से निकल के बाहर निकलना यहाँ पे आना चाह रहे थे, और उनका ये था कि आप सीपैक के अंडर जो 3 प्रायोरिटाइज जोन है वो बनाएं सबसे पहले, और प्राइम मिनिस्टर ने हमें टास्क दिया था कि अब 3 माह के अंदर ये बनाए। हमने 3 माह में इसको तैयार किया, इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कराई। अब उसका फ़ेज़ 1 जो है हमारा टारगेट था कि जून तक हम उसको मुकम्मल कर लेंगे, मगर अभी भी कुछ कंपनीज़ हैं जो लोकल हैं जिन्होंने वहाँ पे हमें पोजेशन ले लिया और उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। रिसेंटली जैसे ही ये इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो अब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो अब ये कि बट ये टोटल जो है ना, मुझे लगता है कि 6 माह का अरसा जो है ना, हमारी जो टाइमलाइंस हैं वो डिस्टर्ब होंगी इससे। ठीक है। अभी आपकी अब हिकमत अमली होगी क्या, अब जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कंस्ट्रक्शन पे खास करके प्राइम मिनिस्टर का जोर है, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी इसको कैचअप करने के लिए? अब इसमें हमें यह है कि जैसे अभी हमने बात की है FWO से, वो उनकी फ्रंटियर वर्क्स फ्रंटियर, उनसे हमारी एक स्ट्रेटेजिक अलाइंस हो रहा है, उनसे हमने बात की है, क्योंकि हमें काम बड़ी स्पीड से चाहिए। हमारे पास कस्टमर है, हमारा जोन जो है नया वाला 3300 एकड़ पे है, उसमें से 2000 एकड़ हम ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं हमारे साथ कस्टमर। कुछ चाइनीज़ हैं, कोरियन है, कुछ पाकिस्तान से हैं, और मोस्टली इंडस्ट्री या तो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है या इंपोर्ट का सब्सिट्यूट है। और हमें और भी आगे काफ़ी एक्सपेक्टेड है। ये जो लॉकडाउन और ये कोरोना अगर ना होता तो अब तक हम ये जोन शायद हमारी टोटल लैंड जो है वो सेल हो जानी थी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले जैसी ये सिचुएशन बेहतर होती है तो हम 3000 एकड़ और इसमें ऐड कर देंगे। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जोन जो है वो बन जाएगा, और सीपैक के अंडर। तो इसमें काफ़ी रीलोकेशन जो है उसको हम प्लान कर रहे हैं, मुमकिन हो सकेगी। अच्छा इरशाद अली साहब, मज़े की बात यह है कि बिज़नेस तो ज़ाहिर खुश है, वज़ीर आज़म ने एक निस्बतन बोल्ड या ज़रूरतमंदाना फ़ैसला किया। बिज़नेस कराची का हो या पंजाब का हो या खैबर पख्तूनख्वा को, वो खुश है कि पाबंदियों में कमी होनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि रेट ऑफ डेथ में भी इजाफा हो रहा है, और आप इसी को देख लें कि 585 हो गए, कल 526 का फिगर कोट हो रहा था, 585 है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी ले ली है, जो कि कर्व बढ़ रहा है इन्फेक्शन का भी, रेट ऑफ डेथ का। देखिए, पहली बात तो सईद गनी साहब का बिल्कुल मैं एग्री करता हूं उनसे इस बात पे कि हमें कोरोना पे सियासत नहीं करनी चाहिए। और मैं सईद गनी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो 2-4 फेडरल मिनिस्टर्स हैं, असद उमर वज़ीर आज़म जब कह रहे हैं कि हम सारा मिल के चल रहे हैं, मुराद अली शाह कई मरतबा तारीफ़ कर चुके हैं वफाक की, तो नीचे वेल लेफ्ट कर दिया करें, छोड़ दिया करें। ये कोई बात नहीं कि हर बात का जवाब देना कोई ज़रूरी होता है। तो एक दूसरी बात यह है कि जो मीर साहब ने कहा है, वी कांट अफोर्ड, एक तो हमारी मईशत और हमारे मुआशरत में हमले वैसे दोनों तरफ से, हाँ नहीं, दोनों से तनकीद हुई है, तो मैं कह रहा हूँ वो छोड़ देना, मैं वो तो नासिर शाह साहब, बाकी सारे ABCDFG, फिर अगर मैं इस पर बात करूंगा तो फिर एक नई बात निकल आएगी। तो कहने का मकसद ये है कि अब हम अगर एक हिकमत अमली नहीं बनी, एक रास्ता नहीं बना, एक चीज़ हम फोकस करके नहीं गए, तो 18वीं तरमीम के बाद सईद गनी साहब भी पाकिस्तान ये खुद मुख्तार आलमोस्ट सूबे के हैं, इधर भी हैं, तो ये तो 24 किलोमीटर का वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर पंजाब और KP के ना माने तो मैं ही रह जाता हूँ इधर इस्लामाबाद में। तो वो 24 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर, हाँ, ये तो उन्वान होना चाहिए किसी कॉलम का। हाँ, और यही ऐसे ही है ना, तो अगर KP की और पंजाब में इनकी हुकूमत ना हो तो कौन मानेगा। अच्छा, दूसरी बात है, हमारी मुआशरत और हमारी मईशत में लॉकडाउन हम कर ही नहीं सकते, हमारे कल्चर में नहीं है, मिजाज में नहीं। मैं मीर अतीक साहब का सेकंड करता हूँ, 12 करोड़ मुकम्मल लॉकडाउन करके
बेरोजगार हुए हैं भारत में, 12 करोड़। अब उन मजबूरन क्या किया है, हाफ स्टाफ के साथ कुछ बिजनेसेस ओपन कर दिए। सऊदी अरब तेल का भरा हुआ, उन्होंने जुर्माने भी शुरू कर दिए साथ, और साथ सजाएं भी, और साथ नरमी भी कर दी है कुछ बिजनेसेस में। इसी तरह आप देखें वियतनाम, कोरिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इनको छोड़ दें, ये तो ख़त्म हो गया ना। अमेरिका, बरतानिया, इटली, स्पेन, जहां अभी भी हमसे ज़्यादा डेथ रेट्स हैं, अभी भी आज भी जहाँ ज़्यादा मरे हैं, वहाँ भी उन्होंने नरमी की है, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, सारा कुछ खुल रहा है, तो ये खुलना चाहिए। यास्मीन राशिद कह चुकी हैं आवाम के लिए कि लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया है। कराची की इतनी बदतर सूरत हाल है, आप 100 बंदे को खड़ा करके तो उनका चेक कर लें, उसमें से अल्लाह न करे मैं गलत हूँ 50 ज़रूर निकलेंगे। हम कोरोना फैल चुका है, बहुत फैल चुका है। KPK मुझे वुहान बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि KPK में जो क्वारंटीन और अस्पतालों का जो फुजला है, इंसानी फुजला, हाँ, वो भी नहीं उठाया जा रहा। वो उनका जो हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है मेरे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। बलूचिस्तान तो वो खुद मान रहे हैं ना कि 80% हमारा हो सकता है, हम वायरस में जा हो सकता, अगर टेस्ट करवाएं तो हो सकता है। तो सूरत हाल ख़राब है, अल्लाह के फजल से हम मरेंगे नहीं, लेकिन सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और दूसरी बात यह है कि अब करना कि अक़वाम मुत्तहिदा, यानी कारकर्दगी किसी की भी नहीं, मैं किसी की कारकर्दगी पर तवज्जो नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है कि इनकी कारकर्दगी ठीक ही नहीं थी। आज रिपोर्ट आई है उनकी, किस वजह से ठीक नहीं थी, वायरस की तैयारी के लिए इनकी कारकर्दगी कम थी पाकिस्तान की। कमज़ोर निज़ाम सेहत, इंटरनेट तक महदूद रसाई, इंसानी तरक्की का बुरा हाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वफाक, सिंध और उसके पंजाब का पोस्टमार्टम कर चुके हैं। हमारे पास वसाइल भी नहीं है, वसाइल भी कोरोना ज़दा है, परफॉर्मेंस भी कोरोना ज़दा, गवर्नेंस भी कोरोना ज़दा, और ये लोग भी कोरोना ज़दा। सही यानी सब ये जो कह दिया ना इरशाद भट्टी साहब ने, बहुत ही आइकॉनिक एक जुमला बोल दिया है कि ये 24-26 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है। ये तो सूबा तो ज़्यादा बड़ा आपके पास है, इंतजामी एतबार से पंजाब के पास है, तो ये जो 24-26 किलोमीटर का प्राइम मिनिस्टर है, इसकी बातों से क्यों इतनी परेशानी आपको होती रही है सिंध में लाहक? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। देखें, आज भी ये कहते हैं खोलो, हमने मना करना तो मना कर देते, लेकिन एक नया झगड़ा खड़ा हो जाना ना। वहां से वो कहते हैं जी ये कारोबार के दुश्मन है, ये लोग जिंदा मारना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में मैशे समले, इस किस्म की बातें आती। हम वो लड़ाई नहीं चाहते। हमें पता है कि हमारे इख्तियारात क्या हैं, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि क्या हमें करना चाहिए। हमारी राय में राय गलत भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि जो फैसले हम कर रहे हैं हमारी दानिश में वो दुरुस्त होंगे, लेकिन वो गलत हो सकते हैं। हम कोई मतलब कोई मशीन तो नहीं है, कोई फरिश्ते तो नहीं है। लेकिन रेल और एयर को आपने सपोर्ट नहीं किया, दुरुस्त होंगे, लेकिन जी रेलवेज को और एयर को सपोर्ट नहीं किया आपने, एयर ट्रैफिक को नहीं। देखें, आप रेल और एयरवेज को आपने सपोर्ट नहीं किया, हवाई जहाज को। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब, हमने नहीं, बलूचिस्तान ने भी नहीं किया, पंजाब ने भी नहीं किया, शायद गिलगित बल्तिस्तान ने भी नहीं किया, कश्मीर ने भी नहीं किया। वो ये कहते हैं कि जो लोग जिन शहरों में हैं उनको वहीं तक रहने दें। ये ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वायरस अगर किसी शहर में कम है तो कहीं जाकर ज्यादा फैल जाएगा। और ये मैं नहीं समझता हूँ कोई बुरी बात है इसमें, कोई खुदा ना खास्ता हम शहरियों को कैद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जितना आप रोकना चाहते हैं कि उनकी आमदोरफ्त ना हो, ये उसका एक तरीक़ेकार है, और वो कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। वजीर आजम साहब से या उनको हमसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि इस इशू पे मैसेजिंग जो है ना एक होनी चाहिए, कोई डिफरेंट किस्म की मैसेजिंग कहीं से नहीं आनी चाहिए। हम जो कर रहे हैं उस पर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसको बुनियाद बना के एक हमारे खिलाफ कंपेन नहीं शुरू होनी चाहिए। अगर कोई और कर रहा है, हमें उससे नाराजगी है, लेकिन हमें उसके खिलाफ कंपेन नहीं करनी चाहिए। मैं डिसएग्री कर सकता हूँ। अब अदालत का कहा शायद भट्टी साहब ने, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मुझे इतनी आज़ादी नहीं है बोलने की जितनी शायद अदालतों में बैठे हुए हमारे मौजूद जज साहबान को है। मैं बहुत सारी बातें समझता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, शायद फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कही जाती हैं, और उससे हमारे ऊपर बिला वजह के जो है ना उंगलियां उठती हैं। 8 अरब के राशन का जिक्र किया गया, जिसका कई तस्करा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई सिर नहीं है उसका, ना कोई पैर है, लेकिन आ गया, ऑर्डर में लिख दिया गया। अब उसके बाद हम कहाँ का जाके सफाइयाँ दें? ये सारे जिंदगी गले का तोक होगा 8 अरब रुपए, जिसका कोई फैक्चुअल कहीं कोई बुनियाद नहीं है। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो काम गवर्नमेंट के करने का करें, हम कोई गैर कानूनी काम करते हैं, गैर आईनी काम करते हैं, तो पूछिए हमसे बुला के। नहीं, सईद गनी साहब सईद गनी साहब उन्होंने बाद में 8 की बजाय 1 अरब कर दिया था कि 1 अरब का राशन बांटा, गरीबों को पता न चला। ये 3rd सेकंड डे उन्होंने मेरे हाथ से चुभते हुए सवाल उठा दिए हैं सईद गनी साहब ने। एक ब्रेक में ले लूं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने कल की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि हवाई जहाज़ और जो रेलवेज़ का ट्रैवल है उसकी उन्होंने मुखालफत की। हालांकि वफाक ने खासा कन्विंस करने की कोशिश की अपनी रिकमेंडेशंस में, और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने बहुत दुहाई दी, बहुत रोए पीटे, उन्होंने कहा कि रेलवे, लेकिन इजाज़त नहीं मिल सकी रेलवेज़ की। अब जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट है, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान बस चलाना, उसकी भी सूबों ने, अक्सर सूबों ने उसकी मुखालफत की, उसमें KP भी शामिल था। उन्होंने कहा हम डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाज़त दे सकते हैं,
और आज आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से ये टिकर बार बार चलता रहा है तमाम टेलीविजन चैनल पे कि वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने का मतलब इसी तरह से है जैसे स्कूल को खोला जाए, कॉलेज को खोला जाए, असेंबली पॉइंट को खोला जाए, वहाँ पर कैसे डिस्टेंस रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही ये है कि आप इंडस्ट्री को, ये कंस्ट्रक्शन को कैसे चलाएंगे अगर आपकी वैगन, आपकी बस, आपकी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी न किसी फॉर्म में खुली हुई नहीं होगी। ये मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स के सामने इस इंतहाई मुश्किल सवाल को रखता हूं। और अगर मैं इसको पहले शुरू कर सकूं, सईद गनी साहब, आपका इस पे क्या क्विक मौक़िफ़ है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे सेफ बनाएंगे आप, खास शहर के अंदर चलाएं या बाहर चलाएं? ये वाकई सबसे मुश्किल काम है और बहरहाल अब अगर शहर के अंदर भी शुरू करना होता है तो हमें इसको देखना होगा। लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने जो मैंने आपको बताया 600-650 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जिनको मैं चलने की इजाज़त दी है, तो उनके जो हमने SOPs बनाए उसमें ये शामिल है कि आप अपने वर्कर्स की ट्रांसपोर्ट खुद करेंगे अरेंज, और उन गाड़ियों के अंदर जितनी कैपेसिटी होती है उसका 33% आप जो है वो लोगों को बिठाएंगे और उन लोगों को अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, और वो कर रहे हैं। एक जगह वायलेशन हुई थी तो हमने एक दिन में 3 फैक्ट्री सील कर दी थी। और उसके बाद जाहिर है कि फर्दर लोग उसमें मोहतात हो गए, तो वो कर रहे हैं। जहां जहां लोगों को आदत पड़ जाएगी इन मुश्किल कामों की तो वो करना शुरू हो जाते हैं। मुसीबत हमारे साथ ये है कि जिंदगी में, क्या तारीख में कभी ऐसे कोई आयाम आए नहीं, ऐसा मौका आया नहीं। अब ऐसे हालात पैदा हो गए तो अपने आप को आदी कर रहे हैं कि किसी तरह हम यूज टू हो जाएं। तो हमने जो फैक्ट्रीज खोली है यहाँ पर, वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये होगा बड़ा मुश्किल फैसला, और हम खुद इस पर देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का भी इशू है, लोगों का भी मसला है, लेकिन देखते हैं इसको किस तरह आगे बढ़ाते हैं। मैं आकाश साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, आपका ये फैसलाबाद प्रोजेक्ट भी है, आप वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के फैसले को कंस्ट्रक्शन के हवाले से। इस चैलेंज को कैसे आप हैंडल करेंगे? इसमें यह है कि हमारे जो लोग हैं ना, उन्होंने अब प्राइवेट टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट, अब चूँकि काम तो शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने अपनी लेबर और बट वो SOP ये जैसे 33% की बात हो रही है वो फॉलो नहीं हो रहा। इस पर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। अभी जब कल से परसों से खुल जाएगा उसके बाद खुद ब खुद यानी ट्रांसपोर्ट मुझे तो लगता है कि रोड्स पे आ जाएगी। आप समझते जिस तरह का ये सिचुएशन चल रही है ना, किस पे आ जाएगी? रोड्स पे ट्रांसपोर्ट जो है ना वो मुझे लगता है कि समझते हैं कि मेट्रो भी और बसें भी और वैगनें चल पड़ेंगी, कुछ चल पड़ेंगे मैनेज कैसे करेंगे? क्योंकि इतनी जब नंबर ऑफ शॉप्स खुल जाएंगी ना, सारे लोग फिर उनका ट्रांसपोर्ट का कोई मैकेनिज्म क्या है? भाई साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप की बहुत बड़ी मुश्किल ही पैदा कर दी। मैं कह रहा हूँ ना कि जुर्रतमंदाना जहाँ फैसला है, बड़ा फैसला है, हटकर फैसला है, वहाँ ये जुआ है, एक सुसाइड किस्म का जुआ है। यानी अब आप भूख से बचा रहे हैं, उस वक्त किसी ने नहीं सुनना। अगर ये कोरोना पे हम कर्फ्यू कर देते, मैं I-8 से गुजरा था, वहाँ 2 बंदे भूखे पड़े हुए थे, मैं फलां से गुजरा था, फिर हमारा ये होना था। अच्छा, यहाँ में दूसरी तरफ, हाँ दूसरी तरफ देखिए ना, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, लिमिटेड ही हो, कंस्ट्रक्शन कैसे चलेगी, वर्कर्स जो है वो सारे यहाँ डॉक्टर साहब एक चूंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री सारे इंडस्ट्री एटमी धमाका हुआ था तो हम उस वक्त किस तरह हमने अपने आप को कैटर किया था? ज़रात की वजह से भूखे नहीं मरे थे। 9/11 हुआ ज़रात की वजह से। 17 साल दहशतगर्दी की लड़ाई हमने नहीं, मैं देता हूँ, मैं ये सिर्फ ये बात कर रहे थे क्योंकि मुझे ये दुख कल हुआ है कि वही बता रहा हूँ। 17 साल दहशतगर्द जंग लड़ी ज़रात की वजह से हम रहे। कोरोना पे आज हम भूखे क्यों नहीं मर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम आएगी, फसल आएगी। कल ICC ने कपास की एक्सपोर्ट प्राइस को रिजेक्ट कर दिया है। $7 अरब का पिछले साल नुकसान हुआ है। इस मुल्क में काट शुगर कैन को तो मिल जाती है एक्सपोर्ट प्राइस, और इंडक्टिव किस्म की मिल जाती है गंदम को। 21 फसलों को दे रहा है भारत एक्सपोर्ट प्राइस। कल नहीं, फ़खर इमाम साहब लेके गए ICC में, एप्टमा जीत गया, ज़रात हार गई, एप्टमा जीत गया, कपास। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक ही हल है, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे एक हल है। इमरान खान ने कर दिया, सईद गनी साहब मान गए, बाकी सूबे भी मान गए, कुछ चीज़ें रह गई हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब है ये आवाम पर, अवाम एहतियात करेगी तो हम ये जुआ इमरान खान और पाकिस्तान जीत जाएगा। अब अवाम एहतियात नहीं करेगी तो ये वर्स्ट सिचुएशन होगी, लोग मरेंगे ज्यादा। तो प्लीज अल्लाह के नाम पे अवाम एहतियात करे और थोड़ा सा बेहतर करे। इसमें जैसे कोरिया ने एक पैटर्न, साउथ कोरिया ने उन्होंने जितने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया कि उन्होंने अपने हर एम्प्लॉई के वो कोरोना टेस्ट करवाना है, उनको उन्होंने फिल्टर किया। अच्छा, इशू ये है कि यहाँ पे की बात है, यहाँ 10,000 का 8-10 हो गया है कि नहीं 10,000 का नेगेटिव अगर आपने लेना है तो। अच्छा, हाँ, ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दिया। अच्छा सर, अगर गवर्नमेंट इंश्योर करा दे 2 से 3 हज़ार रुपये में,
तो हर इंडस्ट्री इजीली, रिटेल वाले हों, अच्छी सजेशन अदर इंडस्ट्री वाले हों, सब लोग हों, तो वो सब करवा लेंगे तो एक ये फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे लोग। यानी कोरोना वाली एक बस अतीक मीर साहब, क्या रिटेलर भी, स्मॉल एंटरप्राइजर और ताजर भी अपने काम करने वाले लोगों के लिए टेस्ट करवाएगा, उसकी कॉस्ट उठा लेगा? देखिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, जो ताजरान हैं, इस वक्त जब दुकानें खोलेंगे तो जिन लोगों ने उन्हें माल इससे पहले दिया होगा वो पैसे लेने आ जाएंगे, मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी हैं, उसके बाद उन्हें यूटिलिटी बिल्स भी अदा करने हैं, दुकान के किराए भी देने हैं, दीगर लाइबिलिटीज़ भी देनी है। हुकूमत को एक काम तो करे। अब देखिए, अब आप एक देखें कि सिंध में तो यूटिलिटी के जो इदारे हैं, जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक है, हुकूमत सिंध उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। उनके किसी जिम्मेदार को बुला के जब एक हिदायत कर दी गई कि आपने एवरेज बिल नहीं भेजने, उन्होंने अगर मीटर से रीडिंग के बिल भेजते तो 8 से 10 हज़ार रुपये बिल औसत आना था। 30 हज़ार रुपये बिल भेजते, कोई तो पूछे उनको। हम हुकूमतों से मांगते जरूर है कि हमारी मदद करें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, ये तो एक और ही डायरेक्शन में आप चले गए। मेरा तो सवाल है, देखिए ना, मेरा एक कंसर्न ये है कि दुकानदारों के जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले, वो तो तभी पहुंच पाएंगे दुकानों पे, रिटेल सेक्टर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर वर्कर आएंगे जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी तो वबा के फैलने के चांसेस में इजाफा हो जाएगा। उसका आपके पास क्या सोल्यूशन है? देखें, मैं आपको एक वाज़ेह कर दूं ये बात, ईद तक तो आप किसी भी तहफ़्फ़ुज़ को भूल जाएं, इसलिए कि ये जो ताक रातें हैं, ये जो आखिरी अशरा है, इसमें यकीनी तौर पर कि जिन्होंने ताक रातों की मसाजिद में इबादत करनी है, उसके अलावा दीगर लोग भी, शहरी भी चाहते हैं कि वो एक छोटी छोटी खुशियाँ। देखिए, हम बार बार कहता हूँ, ये बात लोग नहीं समझते कि देखिए, कोरोना एक वबा का खौफ ही नहीं लाया, ये मालियाती और मुआशी बर्बादी नहीं लाया, कोरोना ने पूरी कौम को नफ्सियाती मरीज कर दिया। तो ये भी तो देखें कि लोगों की हालत क्या है, लोगों के आसाब की सूरत हाल क्या है। इसलिए देखें, ईद की खुशियां, मेरे सवाल का मुझे जवाब नहीं मिला। सईद गनी साहब, मनाने दीजिए। सईद गनी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है, सईद गनी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिजाजन पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जो चीज़ों को समझते नहीं है साइंसी तौर पर, मंतकी तौर पर, और हमारे यहाँ एक जुमला कह के गुजारा कर लिया रहता है कि अल्लाह मालिक देखी जाएगी। अभी भी हमारे बहुत से जो आबादी है वो दर हकीकत कन्विंस ही नहीं है, क्योंकि वायरस नज़र तो आता नहीं है, ये कोई बच्छर तो है नहीं कि कीड़े के तौर पर नजर आए। तो हमारे जो बहुत से लोग हैं जिसको हुआ नहीं है, वो कन्विंस ही नहीं है कि खतरा है, और हुकूमतें भी शायद लोगों को समझा नहीं सकी, ना आपकी हुकूमत, ना हम मीडिया में, ना वफाकी हुकूमत। सब एक तो ज़ाहिर है, मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कि तदबीर भी करें आप सिर्फ, ये नहीं कि बस आप तकिया करके बैठ जाएं और कहेंगे कुछ नहीं होगा। अपने आप को अल्लाह ने अगर अकल दिए, शऊर दिए, समझ दी है, तो कुछ फैसले खुद भी करने को कहा है। अगर हम सिर्फ यही करना शुरू कर दें कि बस जो अल्लाह करेगा ठीक करेगा, तो हमें करना कुछ नहीं चाहिए, हम घर बैठ जाएं, सारी हमारी सेहत के मसले भी हल हो जाएंगे। तो हमें कुछ तो कुछ करना है। दूसरा मैं अर्ज करूँ, जो आप वो बता रहे थे अभी इशफाक साहब के, वो चेक करवा लेंगे, टेस्ट करवा लेंगे, तो एक मरतबा किसी का अगर टेस्ट हो जाए तो वो कोरोना प्रूफ नहीं हो जाता। आप आज उसका टेस्ट करें, वो कल लापरवाही करे, वो 1 घंटे बाद दोबारा वो इन्फेक्ट हो सकता है, उसको कहीं और से वायरस लग सकता है। तो ये एक बहुत लंबा चक्कर है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। मैंने भी कराया था, मैं तो इत्तेफाक से करा लिया, मुझे तो कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। 10 दिन तक मुझे भी कमरे में बैठना पड़ गया। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है ना, कि मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मैं ट्रांसफर भी कर सकता था किसी और को, अगर मैं किसी से मिलता रहता, लापरवाही करता, तो शायद ये भी चीजें हो सकती थी। तो मेरी गुजारिश इतनी है कि लोगों को देखें, पहला हल तो यह है कि लोग खुद एहतियात करें। लोगों को यह समझाना चाहिए कि हम अगर आपको कह रहे हैं एहतियात करो, तो ये आपकी अपनी जात के लिए जरूरी है, आपके अपने बच्चों के लिए जरूरी है, आपके अपने वालिदैन के लिए जरूरी है, आपके अपने अजीज अकारिब के लिए जरूरी है। आप छोड़ दें किसी और को कि आप मुल्क के लिए कर रहे हैं, दोस्तों के लिए कर रहे हैं, मोहल्ले वालों, किसी के लिए ना करें, अपने लिए करें। जो लोग एहतियात करेंगे वो बचेंगे, जो एहतियात नहीं करेंगे वो मुसीबत में होंगे। अल्लाह ना करे कोई आदमी इससे मरे, लेकिन बात यह कि अगर बंदा ना भी मरे और ये वायरस उसको हो जाए तो परेशानी तब भी होती है। मैं 10 दिन कमरे में बैठा रहा हूं, मुझे जो मुसीबत पड़ी वो अपनी जगह थी, मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी, अपने लोगों की फिक्र होती है। ये मसले बहुत सारे होते हैं इसमें। ठीक है, काशिफ साहब, एक सेकंड,
बिजनेस कम्युनिटी ने जोर डाल के तरले मिनते करके वज़ीर आज़म से एक फैसला तो करा दिया है। जी सर। अब इसके जो नताइज निकलने हैं उसमें आप क्या जिम्मेदारी करेंगे, क्या है इसमें? देखिए, बिज़नेस कम्युनिटी को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, उनको हमें इस तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा कि हमें हर तरह के SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और उसमें आपको करवाने पड़ेंगे। हम करवाएंगे, यानी मैं इंश्योर करूँगा कि जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ मेरा वास्ता है, ताल्लुक़ है, जिस इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और उनको हम पूरी तरह से इस चीज़ पे मादा करेंगे कि वो सारे SOPs को फॉलो। इरशाद भट्टी साहब, पता नहीं आपके नॉलेज में है कि नहीं है, लेकिन पंजाब में पिंडी में कम से कम जिस घर में कोई कोरोना का डायग्नोज हुआ है वहाँ पंजाब हुकूमत ने बाहर एक बोर्ड और प्लास्टर का एक लगा दिया है कि यहाँ कोरोना है, इससे एहतियात करें। इस स्टिग्मेटाइजेशन की वजह से ज़ाहिर है अब बहुत से लोग चाहेंगे नहीं वो 10,000 रुपये देके अपना नॉन डायग्नोज। ये खौफ व हिरास, यानी इस तरह है कि जिस तरह कोरोना इस तरह बना जिस तरह एड्स है। हाँ। या जिस तरह एक जुर्म के नतीजे में फैली हुई बीमारी है, लोग डर रहे हैं। हाँ, कि पता नहीं हमें क्वारंटीन ले जाएंगे, पता नहीं हमें क्या करेंगे, ये खत्म करना चाहिए। दूसरी बात, एक सर्वे हुआ था, 43% ने कहा था कि बाजमात नमाज से कोरोना नहीं फैलता, ये पाकिस्तान का। 27% ने कहा था मुसाफिर से नहीं फैलता। अब वो ज़ायरीन का आप देख चुके हैं और तबलीगी जमात का कि बाजमात से फैला, और जो मुसाफिर से नहीं फैलता उनको बताना चाहता हूँ कि असद कैसर साहब कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उनको कोरोना लगा, उन्होंने कौमी असम्बली के लिफ्ट मैन से हाथ मिलाया और फिर उनको भी लगा और फिर उन्होंने अपने घर वालों को भी लगाया, तो आज सारे क्वारंटीन में हैं। और इसलिए ये प्लीज एहतियात करें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऊंट बांध कर तवक्कल करें। हमारा वक्त खत्म हो गया। अब मेरे तमाम गेस्ट का, मियां काशिफ अशफाक साहब का, इरशाद भट्टी साहब का, अतीक मीर का और सईद गनी साहब का मेरा बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत ने एक जुर्रतमंदाना, एक रादा बोल्ड डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन इसके नतीजे जो निकलेंगे वो बहुत बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, आम शहरी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एहतियाती तदबीर, और मजहबी रहनुमाओं पर, उलेमा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे कामयाब बनाएगा। इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।